हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई हिंदी मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सारणिक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12th मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। और हाँ, अगर इसका नोट्स चाहिए, एडू चाहिए तो दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां पर जाकर ज्वाइन होइए। वहां पे इसका नोट्स और FW आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास सारणिक का लेक्चर नंबर 1, सारणिक का परिचय। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि सारणिक बोलते किसको हैं, सारणिक में बेसिक जानकारी है वो सब लेने वाले हैं, सारणिक आया कहां से ये सब जानने वाले हैं। तो चलिए आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए आप जानने के लिए आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, यस या नो। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास सारणिक का परिचय। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कोई भी चैप्टर आज तक स्टार्ट किया हूं उसका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हूं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज है, इसलिए मैं इसका भी इंट्रोडक्शन देता हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये हम लोगों को 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं सारणिक, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को सारणिक का परिचय पढ़ना है, यानी सारणिक क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जानकारी लेना सबसे पहले आज के क्लास में लेंगे। और थोड़ा सा आज हम लोग सारणिक का विस्तार भी स्टार्ट करेंगे। इसमें कल डिटेल में जाएंगे, मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसका डिटेल में जानेंगे, लेकिन आज हम लोग इसको स्टार्ट भी कर लेंगे सारणिक के विस्तार के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 में इसमें सारणिक का गुणधर्म, सारणिक का क्या गुणधर्म होता है ना, ये सब जानकारी लेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 3 में लेंगे। उसके बाद हम लोग सारणिक का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, फिर ऊपर उपसारणिक एवं सहखंडक पढ़ेंगे, उसके बाद अभिहु का सहखंडक पढ़ेंगे, उसके बाद व्युत्क्रमणीय तथा अव्युत्क्रमणीय अभिहु पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ग अभिहु या व्युत्क्रमीय अभिहु का प्रतिलोम पढ़ेंगे, और उसके बाद अभिहु का व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमको कैलकुलस स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस स्टार्ट कीजिए, कैलकुलस स्टार्ट कीजिए। लेकिन आप ये चैप्टर देखकर ही पता कर सकते हैं कि इस चैप्टर में कितना जगह पे देखिए अभिहु आ रहा है, व्युत्क्रम भी हम लोग अभिहु में ही पढ़े थे, उसके बाद हम लोग देखिए अभिहु का व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल आ रहा है। यानी इसमें हम लोगों को अभिहु चैप्टर से भी बहुत सारा जानकारी लेना है। तो स्टूडेंट, अगर मैं ये चैप्टर सारणिक का स्टार्ट नहीं करता, मैं आप लोग कैलकुलस स्टार्ट कर देता, तो उससे क्या होता कि आगे जब मैं आप लोग को सारणिक पढ़ाता ना तो आप लोग अभिहु चैप्टर को भूल जाते, और अगर अभिहु चैप्टर को भूल जाते तो इस चैप्टर को समझने में आप लोगों को परेशानी करना पड़ता बहुत ज्यादा। तो चलिए मैं आज का, इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले सारणिक चैप्टर स्टार्ट किया हूं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सारणिक चैप्टर समाप्त होने के बाद कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे आप लोगों को डिमांड पे, क्योंकि उसके बाद आप लोग कैलकुलस ही स्टार्ट होगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सारणिक का परिचय कि सारणिक कैसे होता है। इसका थोड़ा सा आप लोगों को क्लास 10th का भी जानकारी होना चाहिए। चलिए हम लोग वो सब जानना शुरू करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, क्लास 10th का रिवीजन, थोड़ा सा आप लोगों को क्लास 10th का रिवीजन करना है। बताइए, आप लोगों ने क्लास 10th में रैखिक समीकरण पढ़े थे? बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्लास 10th में रैखिक समीकरण पढ़े थे। रैखिक समीकरण का आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे कि रैखिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो आप लोगों को याद है कि रैखिक समीकरण को हम इस फॉर्म में लिखते थे, a1x + b1y = c1। जब दो रैखिक समीकरण हो तो a2x + b2y = c2। अगर जब मान लीजिए कि तीसरा कोई रैखिक समीकरण होता तो उसको मैं a3x + b3y = c3 लिखता। आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े हैं कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल पढ़े होंगे। तो वहीं लिखा हुआ है वास्तव में रैखिक समीकरण का निकाय, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैखिक समीकरण, यानी आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म से आप लोग x और y, यहां पे जो x है और y है, इसका भी मान आप लोगों ने विभिन्न आप लोगों को प्रकार से निकालना सीखे थे। आप या तो कोई भी विधि से, बृहद गुणा विधि था और बहुत सारा विधि से आप लोगों ने x और y का निकालना मान सीखे थे कि नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए।
सीखे थे कि नहीं? तो बिल्कुल सीखे थे। यस सर, हम लोगों ने बहुत तरीका से x और y का मान निकाल सकते थे, घटाकर भी आंसर निकाल सकते थे सिंपल तरीके से। इसमें मल्टीप्लाई करते a2 और इसमें मल्टीप्लाई करते यहां से a1 करते और वहां से ये दोनों कटता, फिर यहां से y का मान निकाले, तो फिर वहां से y का मान निकालकर x का मान निकाले, तो आप बहुत तरीका से निकाल के सीखे थे। तो आप लोग ब्रज गुणन विधि क्या बोलता था? सबसे पहले बताइए, क्लास 10th में आप पढ़े थे ब्रज गुणन विधि, तो ब्रज गुणन विधि से आप लोग x और y का मान किस प्रकार से निकालते थे? कुछ याद है? कुछ याद आप लोगों को है कि क्लास 10th में ब्रज गुणन विधि से x और y का मान कैसे निकालते थे? नहीं याद? चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि ब्रज गुणन विधि से x और y का मान कैसे निकालते थे। आप देख सकते हैं कि x का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे कि b2 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बटे a1 इंटू b2 अब माइनस a2 इंटू b1 करते थे। और वैसे ही y का मान निकालने के लिए क्या करते थे? ये जो c1 है, ये c1 इसका मल्टीप्लिकेशन a2 से करते थे और माइनस जो c2 है उसका मल्टीप्लिकेशन a1 से करते थे, और बटे हम लोग क्या करते थे कि इस a1 का मल्टीप्लिकेशन b2 माइनस a2 का मल्टीप्लिकेशन b1 से मल्टीप्लिकेशन करके y का मान निकालते थे और x का मान हम लोग इस तरीके से निकालते थे। ये आप जानते होंगे, क्लास 10th में आप लोग डिटेल में पढ़े थे। तो चलिए, और एक बात और आप लोगों को कि आप लोगों को यह भी पता था कि अगर आप लोगों को a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 आ जाए तो वह आप लोगों को अद्वितीय हल होता था। ये आप जानते थे कि नहीं? ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े नहीं? बिल्कुल 10th में पता। अभी आप लोगों को लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है स्टूडेंट, जानना उतना जरूरी नहीं लेकिन जानना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों का डिवीजन करवा दूं जो ताकि आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन में अगर आप लोगों को यूज भी आए तो आप क्या कीजिएगा कि इसके सहारे से आप निकाल लीजिएगा। नहीं तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट आप लोगों को सारणी का स्टार्ट करता, ये सब आप लोगों को बेसिक छोड़ देता, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगता, समझने में भी अच्छा लगता और बोलते कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे आप लोगों को ऊपर पढ़ने पढ़ाना, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल पढ़ा रहा हूं ना, तो डिटेल पढ़ाने के लिए ये सब पहले आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों को a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 रहता है तो वह आप लोगों को अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। और अगर आप लोगों को a1 बटे a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो जाए तो उसका आप लोगों को अनंत हल होता है। ये आप लोगों को पता है, पहले से ही पता है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को नया कुछ पढ़ा रहा हूं। ये आप लोग क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। और एक बात और आप जानते हैं और कि अगर a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 हो गया तो उसमें हम लोगों को समीकरण का कोई हल नहीं मिलता था, यानी x और y का कोई मान नहीं मिलता था। अगर ये हो गया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 तो यहां पे x का भी एक मान मिलेगा, y का भी एक मान मिलेगा। और अगर आप लोगों को अगर तीनों इक्वल हो गए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तो x और y का अनंत हल मिलेगा। और अगर आप लोगों को a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर इक्वल टू नॉट c1 बाई c2 हो गया तो x और y का कोई हल नहीं मिलेगा। ये आप जानते थे पहले से ही। अब चलिए आप लोगों को बताता हूं कि इसका यूज क्या आएगा। इसका यूज नहीं आएगा, सिर्फ आप लोगों को ये जो रैखिक समीकरण का इक्वेशन है ना, इसका आप लोगों को इसी की सहायता से आप लोगों को सारणिक निकलेगा। ये आप लोग जानिएगा अभी आगे। देखिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये देखिए आप लोगों को ये समीकरण अभी लिखा हुआ है ना, ये आप लोगों को रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। देखिए a1x प्लस b1 y बराबर c1 और a2x प्लस b2 y बराबर c2, ये आप लोगों का पहला रैखिक समीकरण। ये आप लोगों को दूसरा रैखिक समीकरण। इसको क्या है आप लोग एक अभिहु के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को आप लोग इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं अभिहु के रूप में। बताइए आप लोगों को मैं अभिहु चैप्टर में कुछ कुछ लिखने के लिए बताया था कि कैसे निकलता है। आप लोगों को मैं अभिहु चैप्टर में लिखने के लिए बताया था कि कैसे लिखता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि अभिहु के रूप में ये दोनों समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो मैं आप लोगों को करता हूं, जिसमें कांस्टेंट है ना स्टूडेंट, कांस्टेंट को आप एक मैट्रिक्स बनाइए। तो कांस्टेंट इसमें कौन होगा? a1 b1 a2 b2, ये कांस्टेंट होगा। तो इसको आप लोग एक समीकरण बनाइए। देखिए क्या हुआ, a1 b1 a2 b2 को आप एक अभिहु बनाइए और एक अभिहु इसमें बनाइए एक वेरिएबल का, यानी x y का आप एक अभिहु बनाइए।
और हम लोग को आना कितना है, हम लोग को जो अबीहू आएगा वो आएगा C1 इंटू C2। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस प्रकार से क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को लाना है क्या, C1 इंटू C2 के बराबर लाना है। देखिए तो C1 इंटू C2 के बराबर लाना है ना। अगर आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। और हम लोग को जो लाना है वो लाना है 1 क्रॉस 1 का। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो हम लोग को कांस्टेंट है A1 B1, उससे मैं आप लोगों को एक अबीहू बनाया 2 इंटू 2 का, क्योंकि हम लोग को लाना है वो हम लोग को लाना है 2 इंटू 1 का लाना है ना। हम लोग को जो लाना है वो 2 इंटू 1 का लाना है। और एक मैंने बनाया X और Y का 2 इंटू 1 का, मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग को लाना है 2 इंटू 1 का। और आप लोग को पता है कि अगर दो अबीहू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट अबीहू की स्तंभ की संख्या सेकेंड अबीहू की पंक्ति के संख्या के इक्वल होना चाहिए, तब ना आप लोगों को जो न्यू अबीहू मिल सकता है। और हम लोग को लाना था 2 क्रॉस 1 का ना। तो आप देखिए कि इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हम लोग को 2 क्रॉस 1 का भी वो मिल जाएगा, यानी C1 इंटू C2 के बराबर मिल सकता है। अगर नहीं भरोसा है ना तो आप इस दोनों मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कीजिएगा ना, तो आप लोगों को यही समीकरण आ जाएगा। आप लोगों को मुझ पे अगर भरोसा नहीं है, समझ में नहीं आया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, समझे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे और इक्वल टू इससे कीजिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप इक्वल कीजिएगा ना, तो आप लोगों को यही समीकरण मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां से कर दूं, चलिए आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं आप लोगों का अबीहू चैप्टर मल्टीप्लाई करने के लिए सिखा चुका हूं, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि आपस में फिर ये इसी के इक्वल आएगा, एकदम सेम बाय सेम यही आप लोगों को इक्वेशन आएगा। तो अब चलते हैं मेन मुद्दा पे कि अब हम अबीहू बोलते हैं किसको हैं। अब हम लोग अबीहू सारणिक बोलते किसके हैं, अब हम चलते हैं मेन मुद्दा पे। तो सारणिक हम बोलते हैं ना स्टूडेंट, ये जो आया ना यहां से आप लोगों को एक नंबर मिलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सारणिक। जहां A बराबर आप लोगों को जो ये मिला A1 B1 A2 B2, उसके आप लोग क्या कीजिए कि जो A मिला उसको आप एक लंबा रेखा से उसको घेर दीजिए, उसी को बोलते हैं क्या, सारणिक कहते हैं। अभी पल्ले कुछ नहीं ना पढ़ा आप लोगों को, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया होगा। मुझको भी शुरू में पढ़े थे ना, तो हमको भी जब मैं पढ़ा था 11th 12th में हम लोग पढ़े थे सारणिक, तो हमको भी समझ में नहीं आया था कि सारणिक बोलते किसको हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप 2 मिनट 3 मिनट और इंतजार कीजिए, आप लोग को मक्खन की तरह से क्लियर हो जाएगा कि सारणिक आखिर बोलते किसको हैं। अभी मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को समझ में 0% आया होगा, आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया हो कि सारणिक बोलते किसको हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट, मैं हूं ना आप लोगों को समझाने के लिए। अभी तक मैं आप लोगों को कोई ऐसा भी टॉपिक है जिसको समझाया हूं और आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, सब अब जितना भी आप लोगों को मैं अभी पढ़ाया हूं सब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं ये भी आगे बताऊंगा, आप लोग 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट इंतजार कीजिए, आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि सारणिक बोलते किसको हैं। तो चलिए अभी इतना बर्दाश्त कीजिए कि सारणिक क्या है, कि जो ये A वैल्यू आया उसी को आप एक बड़ा रेखा के बीच में घेर देते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारणिक कहते हैं। चलिए आप लोगों को ये अभी जानिए कि सारणिक कैसे आया जो, लेकिन उसके पहले जब सारणिक को हम डिनोट कैसे करते हैं, सारणिक को हम दर्शाते कैसे हैं। तो सारणिक को दर्शाने के लिए हम लोग 3 प्रकार से सारणिक को दर्शाते हैं। आप लोग को 2 ही प्रकार लिखा हुआ है, लेकिन एक प्रकार से और हम सारणिक को दर्शाते हैं। सबसे पहले सारणिक को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, जो सारणिक अबीहू रहता है, ये अबीहू का पार्ट ही आता है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए कोई एक अबीहू है ना, 2 3 4 5 ऐसे तो आगे पढ़ना है, लेकिन मैं अभी आप लोग को बताता हूं। अगर इसको सारणिक है ना स्टूडेंट, तो आप क्या कीजिए कि जो अबीहू है उसको आप एक बड़ा रेखा के बीच में लिख दीजिए। कोई भी अबीहू हो उसको आप बड़ा रेखा के बीच में आप लिख दीजिए, और यहां पे भी आप जो एलिमेंट है उसको आप एक बड़ा रेखा के बीच में लिख दीजिए। जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा, वो आप लोगों को आगे जानना है कैसे आएगा, वो आप लोगों को आगे जानकारी मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताया कि सारणिक को डिनोट कैसे करते हैं, ये मैं अभी सिर्फ बताया कि अगर आप लोगों को कोई अबीहू दिया हुआ है, अगर इसका सारणिक निकालना है, कोई भी स्क्वायर अबीहू, और एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अभी आप लोगों को आगे यहां पे पढ़ना है, लेकिन आप लोग को मैं बताता हूं कि एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो सारणिक निकलता है वो आप लोगों को केवल और केवल वर्ग अबीहू के लिए निकलता है। ऐसा नहीं कि वो कोई भी अबीहू हो वो निकल जाएगा, उसके लिए निकलेगा, केवल और केवल वो आप निकलेगा जिसका आप लोगों को सारणिक
वो निकलेगा केवल और केवल वर्गव्यूह के लिए निकलेगा, वो वर्गव्यूह होना चाहिए, उसी का सारणिक निकलेगा। अब सारणिक कैसे निकलेगा ये हम लोग आगे जानकारी लेंगे डिटेल में। तो आप लोगों को देखिए सबसे पहला तरीका कि आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या कीजिएगा कि आप लोगों को ये इसको बीच जो नंबर आप जो अभिव्यू है उसको आप दो बड़ी रेखा के बीच में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, और जो आप लोगों को ये अभिव्यू दिया हुआ है इसको आप सारणिक में दर्शाना चाहते हैं तो आप इसको बीच में एक बड़ा रेखा खींच दीजिए, या आप इसको डिटरमिनेंट ए के रूप में लिख सकते हैं, DET ए के भी रूप में आप इसको लिख सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सारणिक को डिटरमिनेंट, आप लोग जान लीजिए कि इंग्लिश में बोलते हैं सारणिक को डिटरमिनेंट। तो उसके आगे जो 3 लेटर है DET और उसको हम ले लेते हैं, और जो सारणिक रहता है उसको हम दर्शाते हैं, इसको ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। और एक तरीका है आप लोगों को छोटा ट्रायंगल के रूप में, एक तरीका है आप लोगों को इसको दर्शाने के लिए छोटा ट्रायंगल के रूप में, इसको हम ऐसे ट्रायंगल के भी रूप में लिख सकते हैं, और जो सारणिक रहेगा उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभिव्यू है, मैं इसको सारणिक में दर्शाना चाहता हूं, तो इसको लिखने का 3 तरीका। सबसे पहले कि आप ए है उसको आप एक बड़ा रेखा के बीच में लिख दीजिए, या आप क्या कीजिए कि DET ए के रूप में लिख दीजिए, या आप इसको एक छोटे ट्रायंगल के रूप में लिख दीजिए, और ये आएगा किसके इक्वल, तो ये आएगा आप लोगों को जो एलिमेंट है उसके बीच में एक बड़ा रेखा, तो ये क्या आएगा A1 B1 A2 B2, और ये दोनों के बीच में एक बड़ा रेखा, यही हो गया हम लोगों को ए सारणिक आ गया। और यहां पे देख सकते हैं एक वर्गव्यूह का सारणिक संभव होता है, यहां पे लिखा हुआ है कि एक वर्गव्यूह का सारणिक संभव होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी अभिव्यूह उसका सारणिक संभव होगा, उसका सारणिक संभव नहीं होगा। सारणिक संभव होने के लिए वो अभिव्यूह होना चाहिए वर्गव्यूह, ये आप ध्यान रखिएगा पूरी अच्छे तरीके से। अब चलिए हम जानते हैं कि सारणिक मतलब सारणिक क्या बोलते हैं, कैसे होता है सारणिक, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं, और मैंने अभी बताया था कि आप लोगों को सारणिक क्या होता है इसका भी जानकारी अभी मैं दूंगा, वो आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में है कि सारणिक का सारणिक क्या होता है वो आप लोगों को यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए सारणिक किसे बोलते हैं, सारणिक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिक की परिभाषा क्या होता है ये आप लोगों को दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, लेकिन ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये बुक का मेथड है, ये जो है ये बुक का मेथड है, और बुक का मेथड आप लोगों को समझ में उतना नहीं आता है जितना मेरा मेथड मतलब आप लोगों को मैं बताता हूं वो मेथड समझ में आता है। चलिए पर सबसे पहले मैं बुक का मेथड बताता हूं, उसके बाद मैं अपना मेथड बताऊंगा, मतलब अपना लैंग्वेज से बोलूंगा, तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए सारणिक का परिभाषा क्या है, प्रत्येक वर्गव्यूह के संगत एक संख्या होता है जो वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक कहलाता है। इसे साधारणतः या आप लोगों को ए को एक बड़ा रेखा के बीच में, एक दो बड़ा रेखा के बीच में लिख दीजिए, या डिटरमिनेंट ए, या आप लोगों को छोटा ट्रायंगल से सूचित किया जाता है। मैं अपना भाषा में बोलूंगा स्टूडेंट सारणिक किसको बोलते हैं, इसमें यह बोला कि आप लोगों को कोई भी वर्गव्यूह हो n क्रॉस n का कोई भी वर्गव्यूह उसका एक संगत क्या होता है, संख्या होता है, यानी इसके कोई एक नंबर इसके लिए होगा, इसके लिए कोई एक नंबर होगा। कैसे नंबर निकलेगा वो आप लोगों को आगे जानना है, मतलब कोई वर्गव्यूह है 3x3 4x4 5x5 10x10 कुछ भी हो, उसके लिए एक संगत नंबर होता है, यानी उसके लिए एक नंबर होता है, और उसी नंबर को हम बोलते हैं सारणिक। किसको बोलते हैं सारणिक, तो कोई भी वर्गव्यूह का एक संगत नंबर, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, कोई भी नंबर हो, और उसी नंबर को हम बोलते हैं सारणिक। जहां पे वही लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ था, प्रत्येक वर्गव्यूह के संगत एक संख्या होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो यानी वास्तविक संख्या या आप लोगों को काल्पनिक संख्या, कोई भी नंबर हो, वो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स के लिए उस नंबर को बोलते हैं क्या, सारणिक बोलते हैं। उसे या तो हम क्या करते हैं कि ए के बीच में एक बड़ा रेखा, या आप डिटरमिनेंट ए से सूचित किया जाता है, और वो नंबर कैसे निकलेगा वो अभी आप टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को इसी के बारे में पढ़ना ही है। आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर में वो नंबर ही निकालने के लिए है, वो नंबर निकालने के लिए पूरा का पूरा मैट्रिक्स चैप्टर है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सॉरी मैट्रिक्स नहीं, सारणिक चैप्टर है, आप लोगों को वो नंबर ही निकालना है। अब चलिए मैं आप लोगों को अपना भाषा में एक समझाना तक सारणिक किसको बोलते हैं। देखिए तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट, प्रत्येक एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है,
प्रत्येक एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। वो हो सकता है कि वास्तविक नंबर हो, या वो हो सकता है कि काल्पनिक नंबर हो, वो कोई भी नंबर हो, उसी नंबर को हम बोलते हैं क्या, उस मैट्रिक्स के लिए सारणिक बोलते हैं। अब वो नंबर कैसे निकलेगा इसका आप लोग अभी टेंशन मत लीजिए, वो हम लोगों को आगे जानना है, विस्तार में जानना है। अब हम लोगों को सिर्फ यही जानना है कि वो नंबर कैसे निकलेगा, और उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग समझ में आया कि सारणिक किसको बोलते हैं। तो सारणिक हम उसको बोलते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करता है, और वो नंबर हो सकता है कि वो रियल नंबर हो, या हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हो। उसी नंबर को हम उस मैट्रिक्स के लिए क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सारणिक। जैसे ये मान लीजिए कि कोई अभिहु दिया हुआ है 2 2 4 4, तो इस मैट्रिक्स के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा। वो कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, काल्पनिक नंबर हो सकता है, यानी वास्तविक संख्या, या हो सकता है कि काल्पनिक संख्या। कोई भी नंबर इस मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, एक नंबर जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए वो, परंतु स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, और वही नंबर मान लीजिए कि 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, √2 हो सकता है, √-2 हो सकता है, कोई भी नंबर होगा, तो वही नंबर को हम इस मैट्रिक्स का सारणिक कहेंगे। समझ में आया कि सारणिक किसको बोलते हैं। अब थोड़ा मना आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि सारणिक किसको बोलते हैं। अगर नहीं लग रहा है ना, तो आप लोगों को नंबर निकाल कर बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को 80% तक समझ में आ गया होगा कि सारणिक किसको बोलते हैं। निकालने के लिए आप नहीं सीखे होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग निकालने के लिए सीख चुके हो कि सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, ये आप लोग सीख चुके, ये अभी आप लोग नहीं सीखे होंगे, लेकिन आप लोग ये सीख चुके होंगे कि सारणिक किसको बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं सारणिक किसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि सारणिक कितना कोटि का, मेनली हम लोगों को 3 कोटि का, 1x1, 2x2, 3x3 कोटि का हम लोगों को सारणिक पढ़ना है। लेकिन जो क्लास 12 से पढ़ना है स्टूडेंट, वो हम लोगों को 3x3 का पढ़ना है, लेकिन उसके पहले बेसिक तो जाना चाहिए ना कि हम लोग 1x1 कोटि का सारणिक कैसा होगा, 2x2 कोटि का सारणिक कैसा होगा, उसका मान कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3x3 का, और उसके बाद आप लोग को 2x2 का नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ हम लोगों को जानने के लिए है। तो देखिए सबसे पहले हम कोटि 1 का देखते हैं, यानी ऑर्डर 1 का देखते हैं सारणिक किसे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोगों को फर्स्ट है, क्या है, कोटि 1, यानी ऑर्डर 1 का वर्ग अभिहु का सारणिक निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। यानी आप लोग मान लीजिए कि कोई भी 1x1 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, कोई भी A1x1 कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है, ये आप लोगों को क्या है, ये आप लोगों को इसका कोटि 1x1 है, तो ये कौन सा अभिहु है, ये हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग मैट्रिक्स है, तो इसका आप सारणिक निकाल सकते हैं। सारणिक इसका क्या आएगा, आप इसका जब सारणिक निकालिएगा तो मान लीजिए कि आप लोग को A अभिहु है, तो इसका सारणिक निकालिएगा तो ये मॉड A आएगा, और वो आप लोगों को 4k इक्वल हो जाएगा। क्या आएगा, आप लोग इसको आप बड़ा रेखा से घिर दीजिए, और इसको आप बड़ा रेखा से घिर दीजिए, और ये 4 आया, इसी को हम लोग बोलते हैं 1x1 कोटि का सारणिक। और इसका जो मान आता है स्टूडेंट, वो आप लोगों को आ जाता है सेम बाई सेम, यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ -2 है तो वो आप लोग को -2 आ जाएगा, यानी वहीं आ जाएगा सारणिक का मान। यानी इसका आप लोग को जो नंबर आएगा, मैंने ये बोला ना कि सारणिक वो आप लोग बोलते हैं अभिहु का एक नंबर होता है, चाहे काल्पनिक हो चाहे वो आप लोगों को वास्तविक हो, तो वो जो नंबर आएगा वो सेम बाई सेम है, यानी 4 रहेगा तो वो 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं समझिए कि ये मॉड है, ऐसा नहीं ना कोई स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है 4 ये मॉड हुआ, ये मॉड नहीं है, भूल के भी गलती मत कीजिएगा स्टूडेंट। अगर आप मॉड समझ लिए तो अगर आप लोग को -2 भी दिया हुआ है सारणिक में तो निकालिएगा, अगर इसका आप लोग सारणिक तो वो आप लोग लिख दीजिएगा -2 लिख दीजिएगा, जो कि आप लोगों को गलत हो जाएगा। ये मॉड नहीं है, बल्कि ये सारणिक को दर्शाने के लिए ये सैम्बुल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी ध्यान रख के समझिएगा कि आप लोग सारणिक के दर्शाने के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -2 है, मान लीजिए कि -2 आप लोगों को सारणिक है, अभिहु है, और इसका आप लोगों को सारणिक का मान पूछ जाए तो आप क्या कीजिएगा कि सारणिक का मान यहाँ से लीजिएगा और यहाँ से मार दीजिएगा 2, जो कि गलत हो जाएगा। जो इसका सारणिक का मान आएगा वो आप लोगों को आएगा -2 के बराबर आएगा।
यानी यहां से क्या करना है कि यहाँ अगर 1 क्रॉस 1 कोटि का है तो जो वैल्यू है उसको सीधे आप बाहर निकाल लीजिए, वहीं आप लोगों को सारणिक का मान हो जाएगा। ऐसे तो हम लोगों को 1 क्रॉस 1 जान लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था, हल्का फल्का 2 into 2 का इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को है वो 3 क्रॉस 3 का है। देखो आप वहीं लिखा हुआ था क्या कि अगर a बराबर आप लोगों को कोई अभिहु दिया हुआ है a11, यानी इसका जो कोटि है वो आप लोगों को a11 है, तो इसका अगर आप सारणिक निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों को a11 के बराबर हो जाएगा। यानी यदि a बराबर दिया हुआ है -2, तो अगर इसका निकालना चाहते हैं आप सारणिक तो वो हो जाएगा -2 के बराबर। तो 1 क्रॉस 1 कोटि का आप लोग को मान निकाल सारणिक का मान निकालने के लिए आप लोग को आया कि नहीं बताइए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोगों को 1 क्रॉस 1 कोटि का सारणिक का मान निकालने के लिए आप लोगों को आया कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का। अब हम लोग देखते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का सारणिक का मान कैसे निकालता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कोटि 2 का वर्ग अभिहु का सारणिक निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। यानी कोटि 2 क्रॉस 2 का जो अभिहु है उसका सारणिक कैसे निकालते हैं, वो निम्न प्रकार से परिभाषित, यानी नीचे आप लोग को जो है वैसे आप लोगों को परिभाषित होता है। देखिए कैसे होता है, जो तो मान लीजिए कि 2 क्रॉस कोटि का एक वर्ग अभिहु है, ये आप लोग को 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग अभिहु आप देख सकते हैं, इसका कोटि है वो 2 क्रॉस 2 है। इसका अगर सारणिक आप निकालना चाहते हैं तो आप लोग सारणिक निकालने के सबसे पहले क्या कीजिए, जो आप लोग का अभिहु है उसको आप एक बड़ा रेखा या डिटरमिनेंट a या आप लोग एक छोटा ट्रायंगल के रूप में सबसे पहले लिख दीजिए। और वो कैसे होएगा, तो वो आप लोग को जो आएगा वो आप लोगों को जो एलिमेंट है उसको भी आप एक बड़ा रेखा के बीच में लिख दीजिए, यानी a11 a12 a21 a22, और जो अब आना है ये तो हम लोग सारणिक के रूप में सिर्फ लिखे। अब इसका हम लोग को मान निकालना है ना, मेन तो हम लोग को मान के बारे में जानते हैं ना, कि वो मान आएगा वही तो बोलते हैं, उसी को सारणिक बोलते हैं। तो मान कैसे निकलेगा 2 क्रॉस 2 में, तो जो मान निकलेगा स्टूडेंट वो ऐसे, तो मैं आप लोग का अभिहु चित्र में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दिया था, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोग बताता हूं कि मान कैसे निकलता है। तो मान निकालने के लिए अगर 2 क्रॉस 2 अभिहु का निकाल रहे हैं, 2 क्रॉस 2 सारणिक का निकाल रहे हैं मान, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, और जो मान आएगा वही आप लोगों को सारणिक का मान कहलाएगा। जैसे कि अगर यहां पे निकालें तो किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो अगर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12 के बराबर आएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा, यहाँ पे 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो मान आएगा ना आप लोग को इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वही आप लोगों को सारणिक का उस सारणिक का 2 क्रॉस 2 कोटि का वो आएगा, सारणिक का मान आएगा। अब कैसे निकालते हैं, आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना है। हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं कि 2 क्रॉस 2 कोटि कोई अभिहु दिया हुआ है या कोई सारणिक दिया हुआ है, उसका कैसे मान निकालते हैं वो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले उदाहरण में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है। आप लोगों को हो सके ना तो इस क्वेश्चन का आप आंसर खुद दे सकते हैं। इसी तरीके से जो मान आएगा ना वही आप लोग को सारणिक होता है। तो आप इस क्वेश्चन का सारणिक का मान निकल कर बताइए तो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे लग सके कि मुझे पढ़ाने के पहले यार जो मैं बताया वो थ्योरी से सिर्फ आप क्वेश्चन बना लेते हैं, ये आप लोग बताइएगा तो मुझे खुशी होगा कि मैंने आप लोग को अभी तक बताया ही नहीं है कि कैसे निकलेगा मान। मतलब बताया हूं, अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं करवाया हूं, लेकिन आप उस सारणिक का मान निकाल कर बता दिए तो मुझे बहुत खुशी होगा। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का आप सारणिक का मान निकाल कर बताइए। ज्यादा समय चाहिए स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं इस सारणिक का मान निकाल रहा हूं। जैसे अगर इस सारणिक का मान निकालना हो, यानी मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले बेसिक से बताता हूं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सबसे पहले आप लोगों को बेसिक से बता रहा हूं। तो मान लीजिए ना, ये आप लोग यही भूल लीजिए, मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक अभिहु है वो 1 2 4 5 है। अब इसके लिए आप लोगों को सारणिक का मान निकालना है। सबसे पहले मैं अभिहु लिया है, अभी मैं सारणिक नहीं लिया हूं, बताने के लिए। अगला क्वेश्चन से मैं ये नहीं करूंगा, अभी आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए किया हूं। देखिए मान लीजिए कि कोई अभिहु है, वो आप लोगों को ये अभिहु दिया हुआ है, हम लोगों को सारणिक का मान निकालना है कि इसका सारणिक का मान कितना आएगा। यानी इसके लिए कोई मान होगा,
इसके लिए एक कोई मान एग्जिस्ट करेगा, वो हो सकता है कि वो रियल नंबर हो सकता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके लिए ना कोई एक हम लोगों को नंबर एग्जिस्ट करेगा, वही हम लोग को इसका नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि सारणिक में इसको लिखेंगे, यानी सारणिक में लिखने के लिए हम लोग को जो दिया हुआ है अभिहु, उसको सारणिक में सबसे पहले ए अभिहु दिया हो उसको सूचित किया, और वो आया किसके इक्वल, तो वो आएगा 1 2 4 5 के इक्वल। और डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन में यही दिया हुआ, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट यही दिया हुआ था और इसी का आप लोगों को मान पूछा रहा है। तो मान निकालता कैसे है, तो मान निकालने के लिए हम करते हैं क्या कि इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर इस अभिहु का सारणिक सारणिक का निकाल चाहते हैं मान, तो इस अभिहु का जो मान आएगा सारणिक का वो आएगा ए अभिहु बराबर कितना आएगा, ए का जो आएगा सारणिक का मान वो आएगा कितना 1 क्रॉस 5 माइनस 4 क्रॉस 2। एक आया किसके इक्वल, तो यह आया 5 माइनस 8 के इक्वल, यानी -3 बार आया, और यही इस अभिहु का वो मान आया जो इस अभिहु का क्या है, इस अभिहु के लिए मान एग्जिस्ट करता है, यही आया। यानी अगर इस अभिहु का निकालना चाहते हैं, आप क्या निकालना चाहते हैं, इस सारणिक का निकालना चाहते हैं मान, तो वो आएगा 1 क्रॉस 5 यानी 5 माइनस 4 क्रॉस 2 8 यानी -3 बराबर यही आ गया सारणिक का मान। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारणिक का मान निकालने की इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इस दोनों का देखिए मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, फिर माइनस इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, और जो मान आएगा वही आप लोग उस सारणिक का मान कहलाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि कैसे सारणिक का मान निकालते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का, ये समझ में आया कि नहीं कि 2 क्रॉस 2 कोटि का कैसे निकालते हैं उस सारणिक का मान, बिल्कुल समझ में आ गया स्तर। आप लोग बताइए, आप बताएं, हमको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है, उदाहरण क्या दिया हुआ है कि ये आप लोगों को मान लीजिए कि सारणिक है, तो इसका आप लोगों को मान पूछा है। आप देख सकते हैं कि ये 2 क्रॉस 2 कोटि का यानी ये वर्ग अभिहु है, तो ये वर्ग अभिहु के लिए कोई ना कोई एक मान हम लोगों को एग्जिस्ट करेगा और वही मान का हम लोगों को निकालना है। मान कैसे निकलता है स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 कोटि का, तो मान निकालने के लिए हम इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो आएगा किसके इक्वल, तो मान लीजिए कि ए सारणिक है, तो ए सारणिक को मैं सूचित किया आएगा किसके इक्वल, तो x इंटू ए, मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आएगा किसके इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन किया किसके, x का x के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ तो एक्स स्क्वायर, फिर आएगा किसका मल्टीप्लिकेशन -1 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, तो माइनस एक्स और माइनस मल्टीप्लाई बाहर होगा तो वो हो जाएगा प्लस x, और क्या होगा उसके बाद x का मल्टीप्लिकेशन +1 के साथ तो आएगा x, लेकिन माइनस बाहर है तो माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आ जाएगा -x। उसके बाद हम लोगों को x का -1 का मल्टीप्लिकेशन +1 के साथ यानी -1 आएगा, और माइनस हम लोगों को बाहर है तो वो हम लोग को आ जाएगा +1। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि x -1 इंटू एक्स +1 होता है, वो x स्क्वायर -1 होता है, तो x स्क्वायर -1 हुआ, और हम लोग को x यहाँ पे एक पहले से है तो हो जाएगा कितना, x स्क्वायर +1 हम लोगों को आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x से खत्म हो गया, बच गया हम लोग को -x स्क्वायर +1 बच गया, हम लोग को बचना भी चाहिए थी इतना ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, बच गया हम लोगों को -x + 1, यही हम लोगों को इस सारणिक का मान हुआ, इस सारणिक का यही मान हुआ। समझ में आप लोगों को आ गया होगा स्टूडेंट, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया कि सारणिक का मान कैसे निकालते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का और 1 क्रॉस 1 कोटि का। चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप डिफरेंट प्रकार का 2 इंटू 2 का। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण में कि आप लोग को ये एक सारणिक है और ये एक सारणिक है, तब x का मान पूछा जा रहा है कि x का मान कितना आएगा। तो बताइए कौन कौन स्टूडेंट है ये सोच रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे, कोई ऐसा भी है स्टूडेंट सोच रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना स्टूडेंट तब गलत सोच रहे हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देंगे तो वो आप गलत सोच रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कीजिएगा तो वो आप लोगों को सारणिक का मान नहीं आएगा, वो आप लोगों को गलत हो जाएगा।
तो कैसे निकालेंगे मान सर? तो आप क्या कीजिए कि इसका निकाल लीजिए सारणिक का मान, इसका मान निकाल लीजिए सारणिक का मान, और वो आपस में इक्वल आएगा, वहां से आप x का मान निकाल लीजिएगा। चलिए मैं निकालता हूं, देखिए मैं सोल्यूशन करता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप लोग को ये आप लोग को सारणिक इक्वल टू ए सारणी है, तो आप लोग को x का मान पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से निकाल लूंगा, यहां से निकाल लूंगा। सारणिक का मान कितना आएगा? ये आएगा 3 × 1 3 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 3 × 1 3 माइनस 4 × 1 आएगा 4, यानी आ गया इतना। यहां से 3 से 3 जाएगा, बच गया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -4, और यहां से जाएगा माइनस माइनस तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया तो एक्स बराबर हो जाएगा +-4 के इक्वल, +-2 के इक्वल। जो x आएगा वो आएगा +-2 के इक्वल, यानी हम लोग को जो आएगा सारणिक का मान वो आ गया +-2, यानी x बराबर आ गया 1 + 2 और 1 आ गया -2, और ये दोनों मान आप लोगों को एग्जिस्ट करेगा। सारणिक हम लोग अभी में जानते थे कि अगर किसी वैल्यू का किसी भी आप लोग को x और y का मान 2 मान आ गया तो वह एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 2 मान 3 मान आ गया, वो सब आप लोगों को एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना आया? तो यहाँ का x का मान आया +-2, जो कि आप लोगों को बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं कैसे निकालेंगे x और y का मान? अगर समझ में आया तो एक मैं आप लोगों को दे रहा हूं, देखिए 3 4 5 6 बराबर x 5 6 x। यहां से आप लोगों को निकालना है x का मान, और आप लोगों को निकाल कर कमेंट बॉक्स में बताना है ये आप लोगों को xw है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये आप लोगों को xw है। क्वेश्चन में ये है कि सारणिक का मान निकालना, यानी ये जो सारणिक दिया हुआ है इसका मान निकालना है कि a b c d में से कौन सही होगा, ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को xw हुआ, देखिए आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कि सही आंसर कौन होगा ए बी सी डी में से। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे स्टूडेंट समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं आगे हम लोग अब क्या है। यहाँ पे देखिए एक अभी और दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? सारणिक और दिया हुआ है कि ये सारणिक का मान ज्ञात करना है। जो सारणिक दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा PS माइनस RQ। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? PS माइनस RQ, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, हम बिल्कुल मक्खन की तरह से सर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ही आप लोगों को, अब देखिए अब हम लोग ना मेन मुद्दा पे आ रहे हैं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं कि 3x3 कोटि का हम लोगों को अभी दिया हुआ है, या अभी दिया हुआ है, या सारणिक दिया हुआ है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे सारणिक का मान? 2 × 2 का तो निकालना आसान था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए माइनस इस दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, जो मान आएगा वही हम लोग को सारणिक का माना जाएगा। अब हम लोग को 3x3 का करना है, तो इसके लिए ना स्टूडेंट आप लोगों को इसका 6 प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कितना प्रकार से निकाल सकते हैं इसको? 6 प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। 3 आप लोग स्तंभ से, 3 आप लोग पंक्ति के से निकाल सकते हैं। चाहते हैं तो आप लोग 3x3 का कोई दिया हुआ है अभी तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति या तीसरा पंक्ति किसी भी निकाल सकते हैं, या पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, किसी से भी आप लोग उस अभिहू का, उस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप अब कैसे ज्ञात करेंगे ये तो हम जानेंगे, लेकिन आप 6 प्रकार से आप निकाल सकते हैं। उसके पहले आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूं कैसे इसका परिभाषित है। ये आप लोगों को एक प्रकार मान लीजिए कि है, ये आप लोगों को मान लीजिएगा कि ये पहला प्रकार है। बाकी 5 प्रकार मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो यहीं पे आप लोगों को बता दूंगा। मान लीजिए कि ये पहला प्रकार है, मैं यही बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में छोड़िए, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को NCERT 4.1 एक्सरसाइज का सलूशन आएगा। उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पहला प्रकार है, मैंने आप 6 प्रकार का मैं आप लोगों को यही बता दूंगा। तो पढ़ना हम लोग को बाद में इसका डिटेल में होगा, लेकिन मैं यहीं पे आप लोगों को बता दूंगा। बाद में उतना थोड़ा सा मैं शॉर्टकट में बता दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहीं पे मैं करवाता हूँ 6 प्रकार का। देखिए क्या दिया हुआ है
दिया हुआ 3 कोटि के वर्ग अभिहू का सारणिक निम्न प्रकार से परिभाषित होता है। यानी जो 3 कोटि है, 3 कोटि का आप लोगों को यह अभिहू है, तो उसका जो निकालिएगा सारणिक तो वो निम्न प्रकार से, यानी नीचे से दिया हुआ उससे परिभाषित वो होता है। कैसे होता है? तो कोटि 3 के वर्ग अभिहू ए बराबर आप लोगों को 3 क्रॉस 3 का कोटि का एक कोई वर्ग अभिहू है। अगर इसका निकालना चाहते हैं, सारणिक का मान निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको सूचित कीजिए। सबसे पहले इसको आप सूचित कीजिए सारणिक में लेकर, आप लोग अभिहू से सबसे पहले इसको सारणिक में आप लोगों को लेकर जाना होगा। सबसे पहले जो ये अभिहू है इसको आप सारणिक में ले जाना होगा। सारणिक में ले जाना आसान है, बिल्कुल क्या कीजिएगा कि जो अभिहू दिया हुआ है उसको आप एक बार रेखा के बीच में लिख दीजिए, और आप लोग को जो उसका मान है उसको आप एक बार रेखा के बीच में लिख दीजिए। वो हो गया आप लोग को सारणिक हो गया, अभिहू सारणिक में चेंज हो जाएगा। निकलेगा इसका मान कैसे? तो इसका मान निकालने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा कैसे निकलता है। ये पहला तरीका है, ये आप लोगों को पहला तरीका है, ये आप लोगों को पहला पंक्ति से है। जो पहला तरीका है वो पहला पंक्ति से सारणिक का मान ज्ञात करना। ये पहला तरीका, पहला पंक्ति से निकाल रहे हैं हम लोग। दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ से भी निकाल सकते हैं। तो ये पहला हम लोग को पंक्ति से है। तो पहला पंक्ति से निकाल के आप क्या कीजिएगा ना, कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए मैं निकाल रहा हूं मान। सबसे पहले आप लोग इस पे आप लोग ताज बैठाइए। आप लोगों को जानना आगे है साइन, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि मान लीजिए कोई भी 3 क्रॉस 3 का आप लोगों को अभिहू दिया, सारणिक दिया हुआ है, तो इसका जो आप लोगों को जो ताज होता है वो होता है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्या होता है जो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। अभी जो आप क्या होता है, और ये आप लोगों को जो माइनर और कोफैक्टर एक होता है, वो आप लोगों को आगे जानना है। वो उसी मान को ये लिखा हुआ है अभिहू में। आप लोगों को माइनर और कोफैक्टर आगे जानना है। वो जो प्लस माइनस साइन कहां से आया वो आप लोगों को आगे जानना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में दिखेगा। लेक्चर नंबर 2 में तो आप लोगों को आएगा 4.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को ये समझ में आएगा माइनर और कोफैक्टर में कैसे आया साइन। जो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे कल जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें 4.1 का सोल्यूशन करवाना है। तो आप लोगों को 3 क्रॉस 3 का उसमें कुछ क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा हूँ, यानी इसका मान निकालने के लिए बता रहा हूँ कैसे निकलता है। तो आप लोग 3 क्रॉस 3 कोटि का कोई एक अभिहू दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है, इसका मान निकालना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि सबसे पहले ना, अगर आप पहला पंक्ति से निकाल रहे हैं तो पहला पंक्ति से निकाल, सबसे पहला एलिमेंट जो पहला पंक्ति में है A11, उसको आप लिख दीजिए। इसको आप छोड़िए, मैं आप लोगों को एक ब्लैंक पेज खोल रहा हूं, खाली पेज। बिल्कुल ये कहाँ है, ये खाली पेज है ना, हाँ बिल्कुल ये देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों को यहाँ बताऊंगा तो लिखा हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा समझने में समझ में आएगा। लेकिन बोलिए कि सब तो लिखा हुआ है ऐसा, तो थोड़ा सा कम समझ में आया। आगे मैं आप लोगों को यही चीज यहाँ पे समझाता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आप लोगों का व्यू दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप प्लस माइनस प्लस लिख दीजिए। सबसे पहले लिखिए। अब इसका मान निकालने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले कि जो सबसे पहला पंक्ति में जो सबसे पहला अवयव है उसको आप लिख दीजिए, यानी A11 लिख दीजिए। और A11 लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि पहला पंक्ति और पहला रो जो पंक्ति में है उसको आप मार दीजिए। अगर आप जो उस पंक्ति और उस रो को आप लोग, यानी उस पंक्ति और उस स्तंभ को आप मार दीजिए, तो ये पंक्ति जो फर्स्ट यहाँ एलिमेंट था, तो फर्स्ट ये था जिसका जो पंक्ति था, और जो स्तंभ था उसको आप मार दीजिए। और ये जो बचा, ये दोनों ये बचा आप लोगों को 4 एलिमेंट बचेगा। देखिए 1 2 3 4 यहाँ बच रहा है, उसको आप 2 × 2 के रूप में लिख दीजिए। उसको आप उस अभिहू जो बचा उसको 2 × 2 सारणिक के रूप में लिख दीजिए, यानी A22 A23 A32 और A33 के रूप में लिख दीजिए। और आगे आप लोग इसका मान तो निकालने के जानते ही है ना, आगे आप लोग इसका मान निकालने के लिए जानते ही है ना कि कैसे इसका मान निकलता है। जो कैसे निकलता है, मैं यहीं पे एक स्टेप आगे बढ़ा दूं। देखिए मैं यहीं पे एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं। ये देखिए कितना आएगा, A11 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 आ जाएगा। ये आगे आएगा, अभी आप लोगों को ये आया आगे करना हम लोगों को है। देखिए
उसके बाद आप क्या कीजिए ना, ये आप लोग सिर्फ इतना जाने कि इसका मान निकाले, आगे ऐसे ही निकालना है। क्या करना है आगे आप हम लोग को पहला एलिमेंट को खत्म कीजिए, आप दूसरा एलिमेंट को आप देखिए। अगर दूसरा एलिमेंट को आप देखिएगा तो वो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को साइन जरूर दीजिएगा स्टूडेंट निकालने के लिए। ऐसे तो आप लोग को निकालते निकालते याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग को नहीं याद है तो आप लोग साइन ये याद जरूर रखिएगा कि क्या होता है, जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता प्लस माइनस प्लस होता है। ये आप साइन याद जरूर रखिएगा। ये ताज है, ये इसका मुकुट है। ये जो हम लोगों को फर्स्ट पंक्ति का ये मुकुट है, ये जो हम लोगों को सेकंड पंक्ति का ये मुकुट है, थर्ड पंक्ति का हम लोगों को ये मुकुट है। ये आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को याद रखने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत सहायता होगा। वैसे ही जो फर्स्ट स्तंभ है इसका ये मुकुट होगा, सेकंड स्तंभ को ये मुकुट है, और थर्ड हम लोगों को स्तंभ का ये मुकुट है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अब आप लोगों को सेकंड स्तंभ, जो सेकंड हम लोग एलिमेंट है, इसका देखिए कौन सा इसका मुकुट है। इसका मुकुट माइनस है ना, तो आप क्या कीजिए कि माइनस आप लिख के और उसके बाद जो एलिमेंट है आप उसको लिख दीजिए, यानी A12 लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना हम लोगों को है, देखिए हम लोगों को क्या करना है, ये प्लस माइनस प्लस था ना। उसके बाद हम लोग को जिस हम लोगों को जो रो में है, जो पंक्ति में, उसको आप मार दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये हम लोगों को बच गया। यानी क्या बचा हम लोगों को, A21 A23 A31 और A33 हम लोगों को बच गया। ये हम लोगों को इसका मान भी यहां से मान आगे निकलेगा। और एक मान निकले कैसे, अब जो हम लोग को ये तीसरा एलिमेंट है उसको लिख दीजिए आप लोग मुकुट के साथ में। तो A13 को लिख दीजिए और इसको देखिएगा कि जब इसको मारेंगे, इसको मारेंगे तो बच जाएगा ये बच जाएगा। यानी A21 A22 A31 और A32 हम लोगों को ये बचेगा। और यहीं से हम लोगों को सारणी का मान निकलेगा। ये हम लोगों को पहला पंक्ति से निकाले, ये मैं पहला पंक्ति से निकाला। दूसरा मैं इसका मान निकाल के बताऊं, फिर उसको बताऊंगा दूसरा पंक्ति से, पहला स्तंभ से दूसरा स्तंभ से कैसे निकलता है, वो मैं इसका सबसे पहले मान निकालता हूं। इसका मान आएगा किसके इक्वल, इसका मान जो आएगा अब ये आएगा A12 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 2 अभी 2 इंटू 2 स्टार लिखा, तो यानी A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 फिर प्लस, देखिए प्लस साइन दिया हुआ तो प्लस A13 और यहां से निकालिएगा तो क्या आएगा, यहां से A21 देखिए A कितना आया हम लोगों को, प्लस A13 इंटू A21 इंटू A कितना है, ये कितना है A आया कितना, ये यहां पे आएगा आप लोगों को A32 माइनस A31 इंटू A22, ये आएगा जो मान आएगा सॉल्व करने पे वही हो जाएगा 3 क्रॉस 3 सारणी का मान आ जाएगा। यही लिखा हुआ देखिए, यही लिखा हुआ था ना कि यहाँ पे प्लस है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग यहाँ पे पहला पंक्ति और पहला रो को मारे तो बच गया ये, इसको आप एक सारणी बनाइए। उसके बाद आप लोग इसको काटिए, फिर बचेगा ये यहाँ से एक बचेगा आप लोगों को सारणी बनेगा। उसके बाद आप इसको मारिए और इसको मारिए तो बचेगा ये इसको आप सारणी बनाइए। और वहां से 2 इंटू 2 का भी आप लोग मान निकालिए और इसको मल्टीप्लिकेशन की जो आया था उसके साथ में, तो वहां से आप लोगों को वो सारणी का मान ज्ञात होगा। क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप मैं बता दो पहला पंक्ति से हुआ, दूसरा पंक्ति से निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग दूसरा पंक्ति से निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मैं यहाँ बताऊँ। देखिए दूसरा पंक्ति से निकालने के लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे दूसरा पंक्ति से ज्ञात कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ मान दूसरा पंक्ति से। दूसरा पंक्ति से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे। दूसरा पंक्ति से निकालेंगे सबसे पहले A21 है तो A21 लिखेंगे, फिर इसका पंक्ति और इसका आप लोगों को इस दोनों का मार देंगे। बचेगा कौन कौन, बचेगा हम लोगों को A12, यहाँ पे बचा A13 A32 और A33 बचा ना, ये हम लोगों को एक अभी हुआ, ये माइनस साइन के जा जाएगा क्योंकि इसका जो मुकुट था वो माइनस था, इसका जो मुकुट था वो माइनस था और इसका मुकुट प्लस था। तो प्लस A12 इंटू क्या होगा, वहां से बाद A12 करेंगे तो ये आएगा और ये दोनों जाएगा तो बच जाएगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, यानी A11 A13
831 833 बच गया, ये बच गया। उसके बाद ये जो आएगा, उसके बाद जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो आएगा, यानी ये हम लोग किसका मुकुट के साथ उतरेगा, तो ये -823 मुकुट के साथ उतरेगा। और फिर हम लोगों को 8323 का जो हम लोग को रो और कॉलम है उसको मार देना है, तो बच जाएगा ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये हम लोगों को एक सारणिक ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, आप लोग समझ रहे होंगे, A11 A12 आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जगह नहीं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करेंगे हम लोग स्तंभ पंक्ति 2 से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे ही पंक्ति 3 को, यानी जिस पंक्ति और जिस स्तंभ को आप ले रहे हैं ना स्टूडेंट, आप उसको लीजिए। जैसे यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो इसका एलिमेंट लीजिए और इसको जो रो है कॉलम उसको मार्क लीजिए, जो जो आप लोग का व्यू बचेगा उसको आप लिखिए, आप लोगों को वो आएगा और वहां से सारणिक का मान मिलेगा। ऐसे आगे मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा, अभी आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा, तो आप लोग को ये समझ में आ गया मान कैसे निकलता है जो। तो और यहाँ पे दिखा हुआ क्या कि इसे सूचित ऐसे करते हैं, यानी ऐसे डेल्टा से भी सूचित करते हैं, ये आप लोगों को लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे इस पे, क्वेश्चन हम लोग इस पे कल करेंगे। आज हम लोग इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें पढ़े, जो कल करेंगे क्वेश्चन कहां, तो कल करेंगे हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे कल, जिसमें हम लोग को 3x3 कोटि का सारणिक है उसका मान निकालेंगे, कल हम याद करेंगे। चलिए उसके पहले मैं इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है, किसी सारणिक में पंक्तियों की संख्या n तथा स्तंभों की संख्या n है, तब और m और n में क्या संबंध होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन a में m बराबर n, ऑप्शन b में कि जो m है वो n से छोटा है, ऑप्शन c में कि जो m है वो n से बड़ा है, ऑप्शन d में इनमें से कोई नहीं है। तीनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है, ये आप लोगों से पूछा रहा है। तो बताइए आप लोग, सारणिक होने के लिए क्या चाहिए, m और n में संबंध। तो सारणिक होने के लिए m और m में संबंध होना चाहिए कि वो हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या कि m बराबर n होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी है फ्रेंड, प्रीवियस क्वेश्चन में आप जाकर उलट कर देख भी सकते हैं, बिल्कुल मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग को जो अभी सारणिक होना चाहिए वो n क्रॉस n कोटि का होना चाहिए, यानी आप लोगों को m बराबर n होना चाहिए, क्योंकि अगर पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होगा तो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन ये है कि समीकरण, आप लोगों को ये समीकरण था, ये समीकरण को आप x तथा y के गुणन के संबंधित अभिव्यू है, यानी आप लोग को बताना कि ये जो समीकरण है ना, ये x तथा y के गुणन के संबंधित अभिव्यू बन रहा है, तो आप लोगों को मान पूछा कि क्या होगा इसका। तो आप लोगों को मैं शुरू में बताया, देखिए तो सबसे शुरू में आप लोगों को बताया था ना, कहां गया, देखिए आप लोगों को सबसे शुरू में ही लिखने के लिए बताया था। ये देखिए कि कैसे हम लोग इसके अभिव्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये मैं आप लोग को बताया था। तो अगर आप लोगों को क्या है, देखिए कहाँ गया, कहाँ यहाँ पे है, कहाँ यहाँ पे है, देखिए यही है ना। तो ये आप लोगों को समीकरण है, देखिए मान लीजिए समीकरण ये है a11 x प्लस a12 y बराबर c, और ये है a21 x प्लस a22 y बराबर c d। तो यही है ना कि x और y के गुणन के रूप में है। तो आप लोगों को एक अभिव्यू कहाँ से बनेगा, एक अभिव्यू बनेगा कांस्टेंट नंबर से, यानी a11 a12 a21 a22 और x और y के गुणन के रूप में है ना, यानी x इंटू वाई बराबर कितना आएगा, c इंटू डी। अब बताइए सही आंसर कौन होगा, जो आप लोग खुद देख कर बता सकते हैं कि सही आंसर कौन होगा। अब देख लीजिए a11 a12 a21 a22, यानी सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया सर, मजा आ गया पढ़ने में, मजा आया कि नहीं, तो यस सर बिल्कुल मजा आ गया। मजा आ गया होगा स्टूडेंट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने कम से कम 2 या 3 फ्रेंड्स में शेयर करके बताइएगा कि इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th का बिल्कुल अच्छी तरीका से तैयारी कराया जाता है। तो आप जाकर फ्रेंड्स को ही बताइएगा, फ्रेंड्स भी आपको देखेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सीखेंगे, और 2022 में आप ही लोगों की तरह 95% बोर्ड एग्जाम में नंबर मैथ में बिल्कुल लाएंगे, वो मेरी तरफ से लाएंगे। आप लोग पढ़िएगा तो आपको लाने में कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जाकर जरूर फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद
वंदे मातरम।